अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 1 यानी कि न्यू सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो मैट्रिक बोर्ड के हिसाब से पूछा जाता है आपके। और फेडरल पंजाब बोर्ड के हिसाब से जो टॉपिक्स होते हैं वो कराची बोर्ड, आगा खान बोर्ड और ओ लेवल बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल अलग होते हैं। और आपने अगर नोट कराओ तो इनकी किताबें और इनके टॉपिक्स भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जो अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो आज के हिसाब से जो हम लोग पढ़ेंगे, जिस बोर्ड को हम लेके चलेंगे वो फेडरल पंजाब बोर्ड होगा। उसके टॉपिक्स जो होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, कंटेंट्स ऑफ बुक होगा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा होगा। लेकिन इसको समझने से पहले हमने ये चेक करना है कि मैट्रिक बोर्ड के हिसाब से जो फेडरल और पंजाब बोर्ड में आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न और पेपर पैटर्न जो होता है वो हम देखेंगे। पहले एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न जो होता है वो आपके पास वही 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 25 मिनट होते हैं या कई बार 15 मिनट होते हैं या 20 मिनट होते हैं। आपको 10 MCQs करने होते हैं और हर MCQs की कितनी मार्किंग होती है? 1 मार्किंग होती है, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी आपको करने होंगे, जिसमें से 6 करने होंगे, 11 देते हैं, कभी 10 देते हैं। और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स। इस तरह सेक्शन सी में डिटेल क्वेश्चन में बस 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 8 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपके जो ये मार्किंग होती है वो होती है 50 मार्क्स। और आपके पास टोटल टाइमिंग जो होती है वो 1 घंटा 45 मिनट होते हैं या 1 घंटा आपके पास 35 मिनट होते हैं, किसके हिसाब से? सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए, यानी कि बी और सी सेक्शन के लिए। और सेक्शन ए के पास 15 मिनट होते हैं, कभी कभार 25 मिनट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न। अब आ जाते हैं पेपर अटैम्प्टिंग पैटर्न। क्या होता है? अगर आपकी आंसर शीट्स में मार्जिनस नहीं दिए हुए, अगर आप इंग्लिश साइडेड हैं तो लेफ्ट हैंड पर, और अगर उर्दू साइडेड है तो राइट हैंड पर आपके पास मार्जिनस होनी चाहिए। वैसे दोनों तरफ ही होती हैं। अब आपके ऊपर होता है कि अगर मार्जिनस नहीं हो तो आपने आधी इंच की मार्जिन लाइंस खींचनी होती हैं ड्यूरिंग द पेपर। इस तरह आपको ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर आपने हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। हेडिंग्स के लिए जो मेन मार्कर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन बच्चे फिर भी ब्लैक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन बोर्ड वालों ने ये शर्त नहीं रखी हुई, आपके बोर्ड वालों ने, लेकिन फिर भी जो एक इंप्रेशन पड़ता है वो ब्लू मार्कर्स का हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है उसके लिए, और सब हेडिंग के लिए आपके पास ब्लैक मार्कर है। जैसे आपके अगर 14 पॉइंट्स कायदे आज़म में एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन की जो हेडिंग्स होंगी वो किससे होंगी? आपकी ब्लू से। और बाकी जो आपकी 14 पॉइंट्स की हेडिंग होगी वो किससे होगी? ब्लैक से, ठीक है। अब आपके पास जो पेन आता है वो आता है ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, नॉट इंक पेन, बॉल पेन, ठीक है। अब ये आपका बॉल पेन हो गया है। इसके अलावा ग्लिटर पेन, जेल पेन, पॉइंटर वगैरह नॉट अलाउड। अगर आपकी बुक की इंस्ट्रक्शन में या इम्पॉर्टेंट नोट्स में जो आपके आंसर शीट के फर्स्ट पेज के बैक पर लिखा हुआ होता है, अगर उसमें अगर लिखा हुआ है कि आप ब्लैक और ब्लू बॉल पेन के अलावा कोई भी आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करें, वरना अपना टाइम ज़ाया मत करें। जैसे माजरत थोड़ा बहुत समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि बच्चियाँ जो होती हैं, बेटियाँ जो होती हैं, उनको फ्री टाइम पे बताऊँ वो सारे फूल वूल बना रही होती हैं बैठ के, तो ये अपना टाइम ज़ाया ना करें, सोचें कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, बिल्कुल देख दाख के लिखिएगा। इसी तरह ब्लू पेन से सब्जेक्टिव पूरा लिखना होता है और ब्लैक पेन से अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं और आपने एक वाज़ेह तौर पे लेक्चरर या प्रोफेसर को साबित करना है कि आपने पढ़ा हुआ है, तो आप ब्लैक पेन से ही राइटिंग कोड्स, डेट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह वगैरह से प्लेसेस के नाम हो जाते हैं, ये सब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो वो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और इसी तरह जो लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होता है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है। फिर इसी तरह आपके पास जो डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ आपसे क्वेश्चन बी और सी का जब बारी आती है, क्योंकि सेक्शन में तो आपको बहुत ध्यान से टिक करना होता है। अगर एक टिक कर दिया फिर उसके बाद अगर दूसरा टिक कर दिया तो वो ओवर राइटिंग में आता है और नेगेटिव मार्किंग में चली जाती है। तो MCQs तो आपने बड़े सोच समझ के करने हैं। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये होता है कि अगर आपके पास सेक्शन बी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप सेक्शन बी में से कोई 2 सवाल, 3 सवाल या पूरे 6 सवाल करने के बाद अब आप जंप मार सकते हैं कि इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन ऊपर, और जहां पेज ख़त्म हो रहा है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो रहे हैं, उसी के नीचे से आप शुरू करेंगे क्या? डिटेल क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज से नहीं, नेक्स्ट पेज से सिर्फ कराची बोर्ड वालों को अलाउ होता है, ठीक है। तो आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना नहीं है, और जहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं उसके नीचे अंडरलाइन देना लाजमी है,
जहाँ आपका आंसर ख़त्म हो गया उसके नीचे अंडरलाइन देना लाजमी है। पेंसिल से दे दें तो अच्छा है, बच्चे मार्कर से दे रहे होते हैं वो भी सही है, लेकिन जब पेंसिल से दे देंगे तो ये होगा कि अगर आपको खुदा ना करे वापस से कोई चीज़ आती है तो आप उसको मिटाकर लिख सकते हैं और फिर उसके नीचे वापस से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने पहले सेक्शन कौन सा करना है, सेक्शन बी या सेक्शन सी। ठीक है, आपके पास जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना लाजमी है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं 8 में से कम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के होते हैं, यानी कि 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स आपका इसमें होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर दें ताकि पता चल सके कि आपको क्या सवाल समझ में आया हुआ था और आपने जो हवाला दिया है वो भी आपको बिल्कुल आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। अब तो ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न और पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके कंटेंट्स ऑफ चैप्टर में। आपके जो बुक के जो चैप्टर्स हैं वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। सेक्शन ए हिस्ट्री का है, सेक्शन बी जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और फिर सेक्शन सी जो है वो ज्योग्राफी है। उसमें आपके पास टोटल इस दफ़ा जो है 5 चैप्टर्स हैं, और ये 5 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके बोर्ड के हिसाब से अब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन चैप्टर लाजमी आएगा या नहीं, लेकिन हम इसको कवर ज़रूर करेंगे। क्या पता अगर आ जाता है तो आपको आता हो, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी कर लेते हैं। एंड टाइम पे अल्लाह ना करे अल्फाज गलत कोई भंड हुआ तो हम लोग इसको रेडी करके बैठे हुए होंगे। सही है, ये एक हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल आता है वो आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरा, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। ठीक है ना, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक अगर किसी को रिसर्च करनी है, कुछ पूछना तो हमें शेयर या कमेंट कर ले। लेकिन आपके टॉपिक में जो टॉपिक शुरू हो रहा है, जो आपका पहले चैप्टर का टॉपिक शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरा से। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्योंकि ये पहले हमारे प्रेसिडेंट तो थे ही थे, मगर ये फर्स्ट जो असल हिस्ट्री है वो फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं 20 दिसंबर 1971 में, क्योंकि 16 से 17 दिसंबर को हमारे जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया था मशरिक़ पाकिस्तान। तो उसके बाद जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो बने वो कौन बने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इनकी पार्टी का नाम था उस वक्त पीपल्स पार्टी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर उनकी पार्टी का नाम क्या हो गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनके सिर्फ पार्टी का नाम क्या था? पीपल्स पार्टी। टू क्रिएट अ न्यू स्पिरिट ऑफ द नेशन, यानी कि उनके अंदर जज्बा जोश जलाने के लिए इन्होंने अपनी पहली स्पीच में ही, ठीक है ना, पहली स्पीच में ही उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बयान कर दी थी। और वो बहुत डिटरमेंट और बहुत ज़्यादा मतलब ना उसके ऊपर अड़ गए थे कि हमने पाकिस्तान के मॉरल यानी कि उनके अखलाकियात, एथिकल यानी कि रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, वक़ार सब कुछ वापस से लेकर आना है। ठीक है, अब ये लेकर आने के बाद यानी कि इनके ये कहने के बाद अगर आप नोट करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ एक बड़े सीरियस क्राइसिस में हम लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्पीच में जो उन्होंने पहला लफ्ज़ जो निकाला है वो यही निकाला है कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तंगदस्ती की हालत में है। ठीक है, और अगर हमने इसको आगे बढ़ाना है, तारीख़ पाकिस्तान को पूरा चेंज करना है, तो हमें ओवर एट द टाइम यानी कि वक्तन फ़वक्तन काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा और बिल्ड करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को, यानी कि तरक्याती पाकिस्तान को हमने वैसे ही सोच के आगे बढ़ाना है जैसे कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने सोचा था। और हमारा पूरा पुख्ता यकीन है, भरोसा है कि हम वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब ये किसका कहना था? ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो वाकई में थोड़े बहुत यानी कि बोलते हैं ना एक इंटेलिजेंस जो होती है, एक जहानत का लेवल जो होता है वो इनके अंदर मौजूद था, क्योंकि ये पढ़े लिखे शख्स थे। ठीक है ना, और बड़ी बात यह है कि इनके बच्चे ही पढ़े लिखे थे, लेकिन इनका जो विज़न था वो पूरे का पूरा पाकिस्तान को सुधारने का ही था। अब वो कैसे था देखते हैं। अगर आप नोट करें तो मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि माशी इस्लाहात के अहम पहलू 1971 से लेकर 1977 तक, नहीं कि 1971 से लेकर 1977 तक। अब अगर आप नोट करें तो उसमें जो पहला आता है वो आता है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, सनतों का कौमियाना। अच्छा, कौमियाना का मतलब है कि अब ये सनतें जो हैं जो प्राइवेट थी उनको कन्वर्ट करके किस तरह करना? नेशनलाइज करना, कौमियत को, कौम को यानी कि लोगों को देना। ठीक है ना, अब वो कैसे किया कि उस वक्त के हिसाब से 1971 में 60% जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एसेट्स थे, और जो 80% इंश्योरेंस बिजनेस था वो 22 फैमिलीज़ के पास मौजूद था, यानी कि पाकिस्तान की आवाम के पास कुछ नहीं था।
सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट वालों के पास थी। अब उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर 1971 को पासपोर्ट्स ऑफ द 22 कैपिटलिस्ट फैमिलीज आर कन्फिस्केटेड, यानी कि उनकी जो दोहरी शहरियत के पासपोर्ट बने थे उनको ले लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। प्लस इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो थे उनके ऊपर 100 मिलियन रुपीज़ वर्थ इशू कंपनीज डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि उनके ऊपर तकरीबन 100 मिलियन का जो सनतों का जो लाइसेंस का रिन्यूअल था टैक्सेस के हिसाब से, वो इलीगल डिक्लेयर करा दिया गया। किसके दौर में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। प्लस उनका मेन गोल जो था वो था बेटरमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि किसी तरह भी लोगों को खुशहाल किया जाए। अब खुशहाल करने का मतलब ये नहीं कि डिसएग्रीड करें कैपिटलिस्ट को जो उस वक्त थे, जो वेल्दियस्ट थे इंडस्ट्रियलिस्ट और सनतों में, उनको बचाने के चक्कर में, यानी कि लोगों ने जो उनके साथ जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स थे उनके हिसाब से अनजस्टिस हो रहा था, लेकिन वो ये मानते थे। अब अगर आप नोट करो तो मिस्टर भुट्टो ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था कब? 2 जनवरी 1972 को, कि जितनी भी 10 हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? नेशनलाइज में, यानी कि हम उसको सारी की सारी जो प्राइवेट थी वो कन्वर्ट करके किसको दे देंगे? लोगों को दे देते हैं। और ये वो इकदाम थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आज तक कायम है। बोलते हैं ना हमेशा भुट्टो ज़िंदा है, तो वो भुट्टो ज़िंदा इसीलिए कि उसने वो काम करके दिखाया जो पहले की हुकूमतें नहीं कर पा रही थी। और जब पहले की हुकूमतें कर नहीं पा रही तो वो पहली हुकूमतें क्या चाह रही थी? अपनी सीट बचाने के लिए, जबकि इसको अपनी सीट की नहीं, इसको लोगों की फ़िक्र हो गई थी, क्योंकि वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका था। और ये सारा ब्लेम किसके ऊपर जा रहा था उस वक्त? माज़क के साथ जो बेहतरीन है हमारी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस में, आर्मी के ऊपर जा रहा था। लेकिन अब आर्मी बेहतर से बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन हम उसको अभी भी एक्सेप्ट करते नहीं हैं, हमारे कुछ लोग अभी भी उसको मानते नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आर्मी, हमारी अदलिया बहुत ज़्यादा सुधर गई है पहले के मुकाबले में। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें तो इंडस्ट्रीज़ जो उस वक्त टेकन ओवर की गई, जो ली गई, उनमें सबसे अहम जो आती हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ थी, केमिकल इंडस्ट्री थी, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी, स्टील इंडस्ट्री थी, हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री थी, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज़ थी, सीमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्रैक्टर और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अच्छा, ये सारी की सारी जो 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ उस वक्त प्राइवेटाइज थी और उसको कन्वर्ट करके ख़रीद कर किसको दे दिया गया? आवाम को। और आज के दौर में इसका उलट हो रहा है, वापस हम लोग फिर से प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये वो गलती थी जो हमने उस वक्त सीखनी चाहिए थी कि उस वक्त के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने, अब वो अलग बात है कि हमारा कसूर ये था कि हम लोग अपनी चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे थे। अब हमने अहमियत देना वापस से आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए। अब अगर वो करें, अगर देखें तो उस वक्त के हिसाब से जो 20 इंडस्ट्रीज यूनिट्स थे, जो उनके डायरेक्टर्स थे, उनको टर्मिनेट किया गया, मैनेजिंग एजेंसीज़ को क्लोज़ कर दिया गया, उनके डायरेक्टर्स के जो सेपरेट डायरेक्टर्स जो अपॉइंटेड किए गए वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स किसके अंडर में थे? गवर्नमेंट के अंडर में। और ये 11 इंडस्ट्रियल यूनिट्स मज़ीद बनाए गए 16 जनवरी 1972 को, लेकिन उनको क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया, यानी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे। और भुट्टो ने इन एक्शंस को गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी और इंकरेज था इंडस्ट्रीज़ का, उसको करार दिया। क्योंकि ये अगर हम लोग उस वक्त के हिसाब से भुट्टो नहीं करते तो शायद पाकिस्तान वैसा जैसा खड़ा था वैसा खड़ा नहीं रह पाता। अब अगर देखा जाए तो उसकी नेशनलाइजेशन जो बैंक्स की थी, इंश्योरेंस कंपनीज़ की थी, कौमियाना जो था वो क्या था? अगर देखा जाए तो बैंक और इंश्योरेंस उस वक्त के हिसाब से सारी की सारी अंडर किसकी थी? कैपिटलिस्ट फैमिलीज, वो 22 जो थी। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, MCQs में पूछा जाता है। इसी तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था, सरमायादारा निज़ाम जो था, उसको ख़त्म करने का गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया और उसी के प्रॉफिट से किसको दिया? यूनिट्स को दिया। और यूनिट्स के अलावा जो एक इंश्योरेंस कंपनी पूरी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नज़र रख रही थी, मर्ज कर रही थी, वो कौन सी थी? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान। और ये कब बनी? 19 मार्च 1972 को। ये कॉरपोरेशन का मकसद ये था कि सारे इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर को इंश्योर्ड कर देना, और उसका सारा दारोमदार किसके हाथ में आएगा? स्टेट लाइफ के। भले ही आप कोई भी कंपनी खोलें, लेकिन सारे का सारा दारोमदार किसके हाथ में? स्टेट लाइफ के। अब ये इकदाम अच्छे थे लेकिन भूल गए, और भूलने के बाद हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमने, हमारी आवाम ने मिलकर इसको कहीं ना कहीं गिराया है। हमने उसको अहमियत नहीं दी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब तक कि इसको अहमियत नहीं देंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे नहीं, तो फिर उसकी अहमियत नहीं होगी।
ठीक है, तो ये एक वजह थी। अच्छा, देखा जाए तो जितने भी बैंक्स थे जो गवर्नमेंट के अंडर में थे 1974 को, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज प्रूव वेरी फ्रूटफुल, यानी कि उस वक्त जितना ज़्यादा हो सकता था स्टेबिलिटी इकोनॉमिक की और खुशहाली थी लोगों के लिए पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे निजकारी हो रही थी, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी और फिर हम उसको नेशनलाइज कुछ कंपनियों कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट गेन हो रहा था। इसी वजह से लोगों की बेटरमेंट भी शुरू हो गई थी। अब बेटरमेंट शुरू हुई तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले जो रिफॉर्म्स है वो किसके है, लेबर रिफॉर्म्स, मजदूरों की इस्लाहात। अच्छा, मजदूरों की इस्लाहात में अगर देखा जाए तो मज़दूर उस वक्त के हिसाब से सारा का सारा जो इनिशिएटिव था भुट्टो का वो मज़दूरों पे था, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ। पाकिस्तान का मतलब ये था कि अब जो ये पार्टी काम करेगी वो गरीबों के लिए करेगी। तो आज के दौर के हिसाब से क्या ये इक़दाम आपको दिख रहे हैं उस पार्टी में, अब आप सोचें, ठीक है। प्लस 20% टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो राइट टू चेक अकाउंट्स एंड स्टोरीज, जो मज़दूरों के उनका हक है वो ज़रूर मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस वक्त, गवर्नमेंट की भी थी और प्राइवेट सेक्टर्स की भी थी, ताकि मज़दूर को उसका हक पूरा मिल जाए। पहला तो ये था। दूसरा जो था, जो एनुअल बोनसेस थे और मंथली सैलरी का जो इंक्रीमेंट था स्पेशल बोनसेस के हिसाब से, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कहाँ, कंपनीज़ में, क्योंकि नेशनलाइज कंपनीज थी। प्लस गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोगों का उनका हक पूरा मिल जाए। तो ये वो इक़दाम थे जो उस वक्त के हिसाब से सारे मज़दूर और आधे से ज़्यादा आवाम, यानी कि अगर देखा जाए तो उस वक्त 13 करोड़ आबादी के हिसाब से आधी आवाम किसके साथ थी, भुट्टो के साथ। अब आपको पता होगा कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना ज़ोर होगा, क्योंकि वो थी किसकी पार्टी, लोगों की। और अब नोच नोच के अल्लाह रहम, जो आपको समझ में आ गई होगी बात, अब आप नोट कर रहे होंगे। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस वक्त जो वर्किंग आवर्स थे वो कितने थे, 54, उसको कम करके कितने करे गए, 48 आवर्स। अच्छा, अब ये 48 आवर्स क्या है, वर्किंग आवर्स, यानी कि अगर पूरे हफ्ते में जो बंदा काम कर रहा था वो 54 आवर्स काम कर रहा था, 54 घंटे काम कर रहा था। लेकिन भुट्टो के दौर में क्या हुआ कि वो 48 घंटे काम कर रहा है। और प्लस अगर वो ओवर टाइम लगा रहा है तो उसका रिम्यूनरेशन, यानी कि उसकी जो पेमेंट होगी, अदायगी होगी, वो अलग से दी जाएगी, उसकी सैलरी से अलग से दी जाएगी। उसकी सैलरी जो है वो तो फिक्स है, लेकिन अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो प्लस उसकी ओवर टाइमिंग में जितना भी वो ओवर टाइम दे रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना भी वो दे रहा है, तो उसकी पेमेंट अलग होगी। आ रही बात समझ में? ये किसके दौर में हुआ है, अगेन भुट्टो के दौर में हुआ। अब अगर आपने नोट करा हो कि उस वक्त की जो लेबर को मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, पेंशन फैसिलिटीज़ थी, सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ थी, वो किसके दौर में आई, अगेन भुट्टो के दौर में, क्योंकि उस वक्त ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये सारी फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि वो नया पाकिस्तान नहीं, कायदे आज़म के पाकिस्तान में वापस से आ रहे हैं, उनके सोच के मुताबिक आ रहे हैं। और ये थोड़ा बहुत अच्छा इक़दाम किए हैं भुट्टो ने, मैं इससे डिनाई करूँगा ही नहीं, क्योंकि भुट्टो के दौर में ये हुआ था। और यही वजह थी कि भुट्टो अब तक ज़िंदा है, क्योंकि उस वक्त की आवाम को ये पता था कि भुट्टो ने अच्छे काम किए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वो इक़दाम थे जिसकी वजह से आज मज़दूर भी किसके साथ खड़ा होता है, भुट्टो के साथ खड़ा होता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो उस वक्त के हिसाब से जो जितने भी मज़दूर थे उनकी रेजिडेंशियल, यानी कि उनके रहने का, और जो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ थी वो मुहैया करना। घर में किसी एक बच्चे को एटलीस्ट फ्री एजुकेशन, कहाँ तक, मैट्रिक तक, ठीक है। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फैक्ट्रीज़ की। अब जो मज़दूर जिस फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक मज़दूर के 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा हो, भले ही 4 बच्चे हों, एक बच्चे को ज़रूर फ्री एजुकेशन मैट्रिक तक करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी, फैक्ट्रीज़ की। अब है, अब आप सोचें, ठीक है। तो ये वजह थी। मेडिकल चेकअप फ्री, रेजिडेंशियल किराए अलाउंसेस कौन उठाएगी, फैक्ट्री। ये सारा काम फैक्ट्रीज़ का था और अभी भी है, लेकिन दिखता है क्यों, क्योंकि वो इतना कम हो गया कि बढ़ ही नहीं रहा है और इस पर किसी को फोकस भी नहीं है। जब फोकस नहीं है तो आप समझ रहे हो कि पीछे ही जा रहे हैं, ठीक है ना। और अब तो वैसी तालीम का क्या हाल है ये तो आप भी समझते होंगे। अच्छा, स्टोरशिप कहते हैं जो 2 फ़रकीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को कायम कर देता है, तो उसको स्टोरशिप कहते हैं। यानी कि ओनर और लेबर के दरमियान जो भी उनके ताल्लुकात, उनकी मांगे होती हैं, वो पूरा करने के हिसाब से कौन आता है, स्टोरशिप आता है। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मिल ओनर्स और लेबर्स के जितने भी डिफरेंसेस है उसको एक कर देना, यानी कि उनको सुलझाने था।
सुलझाना मतलब है सोल्यूशन निकालना। और उस वक्त के हिसाब से पहले नहीं था, लेकिन किसने इंट्रोड्यूस करवाया? भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाया। और जब भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाया तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ मिल ओनर्स को भी और लेबर्स को भी। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी जो बाउंड हो जाते हैं, जो उस वक्त लेबर्स बाउंड हो जाती थी, तो कोई बाउंडेशन का जो बाउंड था वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए, और टर्मिनेट फ़ौरन कर दिया जाता था। तो भुट्टो ने क्या किया कि वो जो रॉन्गफुल टर्मिनेशन थी या अनफेयर टर्मिनेशन थी और जॉब सिक्योरिटी का कोई निसाब नहीं था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे कि आपके साथ अगर आप प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल करते हैं 6 मंथ्स में, कंपनी देखेगी, तो उस वक्त उसके बाद अगर कंपनी उसको परमानेंट करती है तो वो जवाज़ बिल्कुल सही रखे। क्योंकि अगर परमानेंट जॉब के अंदर अगर उसकी चीज़ों को वैसे निकाल दिया जाता तो उसको 2 महीने की सैलरी प्लस उसका प्रोविडेंट फंड, ये रिटर्न सब कुछ किया जाता है। और ये वो चीज़ें थी जो इसके दौर में शुरू हुई, भुट्टो के दौर में शुरू हुई। अब ये सारे इकदाम भुट्टो के दौर के हो रहे हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे उसने क्या क्या इकदाम किए होंगे। ये सिर्फ कहावी या किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये हकीकत में हुआ है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज 21वीं सदी में भी भुट्टो ज़िंदा है। क्योंकि उस वक्त की ये सारी चीज़ें जो आज तक कायम है वो इसी की वजह से हैं। हमारी बात समझ में। तो अब इसके बाद जो रिफॉर्म्स आए वो हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ज़राअत की इस्लाहत आई। अच्छा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मेन जुज़्व था, जो पाकिस्तान कायम था, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिससे मुंसलिक है, 27% और लैंड भी उससे मुंसलिक है, वो क्या है? एग्रीकल्चर। और फार्मर्स, उस वक्त किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अनाउंस की भुट्टो के दौर में। वो क्या की? पहला क्या था कि जितने भी लैंड ओनरशिप्स हैं और इरीगेटेड कैनाल्स हैं उसको 150 एकड़ से बढ़ाकर कितना कर दो? 300 एकड़ पे। और इरीगेटेड जितनी भी होंगी वो सारी अंडर किसके काम आएंगी? फार्मर्स के काम आएंगी। ठीक है ना। अब वो फार्मर्स के काम में आ रही हैं तो सारा का सारा रुझान किसके हाथ में रहेगा? फार्मर्स, किसानों के हाथ में। लैंड ओनरशिप के हाथ में नहीं रहेगा। लैंड ओनरशिप सिर्फ टैक्सेस, आपको बताऊंगा कि उसका क्या काम होगा। ठीक है। तो मार्च 1976 में 150 यानी कि 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन एकड़्स ज़मीन जो थी वो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट की गई। अब आपको बात समझ में आई? ये कोई आम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन है। मैं एकड़्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। 150 एकड़ 300 एकड़ की ज़मीन थी। और नेचुरल रेंज के हिसाब से उस वक्त इरीगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा था। इरीगेशन बोलते हैं बेटा आपाशिकी निज़ाम को, पानी के जो निज़ाम को पूरा सही कर देते हैं ना कि फार्मर्स को सही तरीके से मिल जाए, ये वो निज़ाम था। तो आप अंदाज़ा लगाओ पूरे पंजाब और सिंध में और कुछ इलाके KPK के और कुछ माइनर से इलाके बलूचिस्तान के, उधर ये पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और किसके दौर में हुआ? अगेन भुट्टो के दौर में हुआ। अब आपको बात समझ में आई? अब ये वो रीजंस हैं जो जिसकी वजह से भुट्टो का दौर चल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 2 साल तक रिटायरमेंट लैंड परचेज करने की उस वक्त थी कि जब कितने एकड़? 100 एकड़। लेकिन वो किसके अंडर में थी? गवर्नमेंट के अंडर में। और उसका जो सरप्लस होगा वो कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट। ठीक है ना। आर्मी ऑफिसर्स इससे एग्जेम्प्ट थे, आर्मी ऑफिसर्स को इसमें अलाउ नहीं था। अब ये वो इकदाम था जहाँ पर कुछ लोगों को बुरा लगा, और ख़ास तौर पे आर्मी के लोगों को भी बुरा लगा, क्योंकि 100 एकड़ की ज़मीन सिर्फ सिविलियंस को थी, आर्मी को नहीं। आर्मी के पास पेंशन होती थी, सब कुछ होता था, तो उनको लैंड की क्या ज़रूरत? घर बना लें। लेकिन लोग ज़राअत में आ गए। अब ज़राअत से और मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि उस वक्त की जो 150 और 300 एकड़ की ज़मीन का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर था? फार्मर्स के ऊपर। और जो गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्विसेज थे, जितने भी जो रिटायर्ड होते सिविलियन, उनको दी जाती थी अगर वो प्रोविडेंट फंड को एग्जैक्ट कर दें, यानी कि ख़त्म कर दें। तो उसके एवज़ क्या मिलती थी? 100 एकड़ की ज़मीन। किसके लिए? सिर्फ किसके लिए? काश्तकारी के लिए, ज़राअत के लिए। और उसका सरप्लस 15 to 25% किसको जाता था? गवर्नमेंट को। वरना तो वो सारे जो 25 या 10% जितना भी उस वक्त के हिसाब से था वो किसको चला था? आर्मी को। अब ये ज़रा क्लैश था, लेकिन फिर भी भुट्टो ने कुछ ना कुछ ज़मीनें आर्मी को दी और कुछ ज़मीनें सिविलियंस को दी, क्योंकि ये क्लैश था, इसको हल करना था, यही वजह थी। अगर आपने नोट कराओ, फिर उसके बाद जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनको लैंड्स की लिमिट्स नहीं थी, वो जितनी चाहे लैंड्स ले लें। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सारे काम करेंगे किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में। सिंपल। और गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सारा रेवेन्यू कौन जनरेट करेगी? गवर्नमेंट। देखो कितना आसान था। फिर उसके बाद लैंड लॉर्ड्स ही पे कर सकते हैं क्या? सिर्फ लैंड और वाटर टैक्स। फार्मर्स को अलाउ नहीं था।
और जो एक्स्ट्रा लैंड थी लाइव स्टॉक मवेशियों के लिए, स्टेबल्स और गार्डन्स के लिए, वो अलाउ नहीं थी। किसको? लैंडलॉर्ड्स को। जैसी तरह याद रखना बेटा, उस वक्त वडेरों को अलाउ नहीं था। और आज के दौर में तो हाँ क्योंकि अवाम बेटा, अवाम देखो याद है ना, अवाम से मुल्क बनता है, ठीक है ना। कौमें बनती हैं तो मुल्क वजूद में आता है, और जब मुल्क वजूद में आता है तो उसको चलाने के लिए कौन होते हैं? लोग होते हैं। हम बाहैसियत कौम बेहतरीन, बाहैसियत अवाम गए गुजरे। क्यों? आज के दौर के हिसाब से हम लोग ये भूल गए, हमारे ना बच्चों को पता ना बड़ों को पता है। अच्छा, ऑल हंटिंग ग्राउंड्स एक्सेप्ट फॉर दोज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स होंगे वो गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, ठीक है ना। हंटिंग ग्राउंड्स जो होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे, वो प्राइवेट वालों के पास ही रहेंगे। अब प्राइवेट वालों के पास है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, और तो फिर जो हंटिंग ग्राउंड्स वाले हैं वो गवर्नमेंट के हिस्टोरिकल प्लेसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और आज का तो ख़त्म ही हो गया तकरीबन कुछ चीज़ें तो। अच्छा, फाइनेंशियल एड जो होगी जिसका नाम था अंजुमन इमदाद बहामी, ये सपोर्ट करेगी किसको? मैकेनाइज्ड फार्मिंग को, यानी कि पूरी की पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किसके साथ इंट्रोड्यूस करवाएगी? एग्रीकल्चर के साथ, और उसकी सर्विसेज रिकग्नाइज की जाएंगी उसके काम के हिसाब से। ये बड़ा अच्छा था फाइनेंशियल एड्स, क्योंकि ये अंजुमन इमदाद बहामी, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये MCQs में पूछ लिया जाता है। और ये सपोर्ट करने के बाद मैकेनाइज्ड जितनी भी चीज़ें होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? एग्रीकल्चर के हिसाब से। उसमें हम लोग क्या क्या देंगे? वो परचेस कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स, लोन्स, ठीक है ना। और लैंडलॉर्ड जो है वो ईजी इंस्टॉलमेंट में सारी चीज़ें फराहम कर सकते हैं किसको? फार्मर्स को, अपने किसानों को। तो ये सारे इकदाम थे किसके? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होगे बेटा कि भुट्टो का दौर बुरा नहीं गुजरा है। अब वो अलग बात है कि आज के दौर के हिसाब से पीपल्स पार्टी का क्या हाल है, वो उसको आप साइड पे करो, और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग पता होनी चाहिए पाकिस्तान की, उसको अपने जहन में लेकर आओ। हर कोई पॉलिटिशियन बुरा नहीं होता बेटा। पॉलिटिशियन उस वक्त बुरा हो जाता है जब वो अपनी बात को कहकर मुकर जाए, और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फिर कहाँ आ जाती है? अवाम आ जाती है। जब अवाम आ जाती है तो फिर ऐसे हुक्मरान भी आते हैं, भुट्टो जैसे, ऐसे भी आते हैं, क्योंकि फिर वो आवाम को समझते हैं और आवाम उसे समझती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये बलोच था, सिंधी नहीं आए, पंजाबियों का ये हाल नहीं बेटा, प्लीज़ अपने जहन से निकाल दो। हर बंदा अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है अगर वो ये सोचे कि वो आवाम के लिए काम करेगा, अपने लिए काम नहीं करेगा, आवाम के लिए काम करेगा। जब आवाम के लिए काम करता है ना तो वो कामयाब हो जाता है। ये सब है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल दूं, दुनिया के बेहतरीन पॉलिटिशियन जो अब तक गुजरे हैं, जिनका कोई मुकाम नहीं है, कोई उनके रुतबे तक नहीं गया है, बताओ कौन है? वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिटिशियन का खिताब उनके पास है अब तक, क्योंकि उन्होंने सारे काम अपने लोगों के लिए किए, और यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। और हमें उन्हीं की मिसाल को अपने साथ रखे हुए लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो बेहतरीन पॉलिटिशियन गुजरे हैं, पता नहीं ये दुनिया मानती है या नहीं मानती, लेकिन दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स सब ये लिखते हैं कि अगर उनके बाद कोई एक आया है तो वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि उस बंदे ने तकरीबन 30 कौमों को मिला दिया है, और लोगों के लिए इकदाम किए, और बग़ैर कोई जंग किए मुल्क दिला दिया है, बग़ैर कोई जंग किए मुल्क दिला दिया है। तो हमें अपनी कदर नहीं थी ना बेटे, तो अब हमें कदर नहीं है, हम भूल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे लोग जो ये चीज़ें देख रहे हैं वो जाके लोगों को समझाएं, ताकि पाकिस्तान वैसे रेन्यू पर आ जाए। अगर आज के लेक्चर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो ज़रूर शेयर कमेंट करें, और जो चीज़ें आपको तेज़ी से समझ में आ गई है तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें। उन बच्चों, उन लोगों तक ये चैनल पहुँचाएँ, ये इल्म पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।